हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू स्टोरीलाइन वीडियो। इस वीडियो में मैं रेमेडीज एंटरटेनमेंट के 2019 में लॉन्च किए गेम कंट्रोल की फुल स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, कंट्रोल गेम का प्राइस लगभग 3000 रुपए के आसपास है और अगर आप अभी भी इस गेम को परचेज करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोग को डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगी क्योंकि गेम की स्टोरी ही गेम का कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। और गाइस, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को क्वांटम ब्रेक और एलन वेक से कंट्रोल गेम का रिलेशन भी बताऊंगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, कंट्रोल गेम की मेन स्टोरी जानने से पहले जरा कंट्रोल गेम के एनवायरनमेंट और उसकी बैक स्टोरी पर थोड़ी नजर मारते हैं। सो गाइस, कंट्रोल गेम की शुरुआत होती है एफबीसी यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर इस बिल्डिंग का ऑर्गेनाइजर है कौन, इस बात के बारे में किसी को नहीं पता। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था पूरी कंट्री में हो रहे पैरानॉर्मल इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना, जिन इवेंट्स को इस कंपनी ने AWE यानी अल्टर्ड वर्ल्ड इवेंट्स का नाम दिया। और इन्हीं इवेंट्स की वजह से कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ जिसे गेम में अल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स कहा गया है। इसके बाद 1964 में अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ना तो सिर्फ अल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा बल्कि उन्होंने एक अल्टर्ड प्लेस को भी ढूंढ निकाला जिसे उन्होंने प्लेस ऑफ पावर का नाम दिया, एज वेल एज ओल्डेस्ट हाउस। गाइस, वैसे तो ओल्डेस्ट हाउस दिखने में एक सिंपल से बिल्डिंग जैसा है, बट ये उतना सिंपल है नहीं क्योंकि गेम में ऐसा बताया हुआ है कि ये बिल्डिंग सिर्फ उसी को दिखती है जो इसकी तलाश में होता है। इस बिल्डिंग के अंदर खुलने वाला हर गेट एक दूसरी डायमेंशन में जाने का रास्ता है। ऐसा बताया जाता है कि इस बिल्डिंग को इंसानों ने नहीं, दूसरी ही डायमेंशंस की स्पेशल पावर्स की मदद से बनाया गया था। यहाँ पर ओल्ड हाउस, जो कि कई डायमेंशंस के बीच का एक कॉमन सेंटर है, जिसके अंदर दूसरी ही डायमेंशंस के गेटवेज हैं जिन्हें गेम में थ्रेशोल्ड कहा गया है। इसके बाद ब्रॉड्रिक नॉर्थमोर नाम का एक आदमी एक पिस्टल के कांटेक्ट में आ जाता है और जैसे ही वो उस पिस्टल को पिक करता है, ब्रॉड्रिक नॉर्थमोर द बोर्ड के कांटेक्ट में आ जाता है। और द बोर्ड यहाँ पर कोई इंसान या क्रिएचर या मशीन नहीं बल्कि सिर्फ एक वॉइस है जो कि एफबीसी के डायरेक्टर ब्रॉड्रिक नॉर्थमोर के साथ एक टेलीफोन के जरिए कम्युनिकेट करती है। और जिस पिस्टल के कांटेक्ट में ब्रॉड्रिक नॉर्थमोर आए थे, उस पिस्टल को गेम में सर्विस वेपन कहा जाता है, जो कि एक OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ पावर है। यहाँ पर OOPs भी अल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स ही हैं, बट कुछ बातें हैं जो इन्हें अल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स से डिफरेंट बनाती हैं, जो कि ये है कि OOPs अल्टर्ड आइटम से ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जहां पर ये OOPs अपने बिल्डर को सर्टेन पावर और एबिलिटी ग्रांट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे सर्विस वेपन जैसी को एफबीसी का डायरेक्टर बना देता है, फ्लॉपी डिस्क जैसी को किसी भी वॉल या फ्लोर में से कंक्रीट को उखाड़ फेंकने की एबिलिटी देता है, पैनिक ऑफ टीवी जैसी को हवा में उड़ने की एबिलिटी देता है। लेकिन हर इंसान इन ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर्स की दी हुई एबिलिटीज को यूज करने के लिए कैपेबल नहीं होता, ये सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं। और जो लोग इन एबिलिटीज को यूज करने के लिए कैपेबल नहीं होते, या तो वो प्रोसेस के दौरान ही मारे जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रॉड्रिक नॉर्थमोर अपनी पावर्स पर काबू खोने लगता है। कुछ टाइम बाद ट्रांस सर्विस वेपन पिक कर लेता है और उसकी पावर को सक्सेसफुली यूज करने के बाद वो नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ एफबीसी सिलेक्ट किया जाता है, जहां पर ट्रेंच डॉक्टर कैस्पर डार्लिंग से मिलकर हो रहे पैरानॉर्मल इवेंट्स को स्टडी करता है। जहां पर ट्रेंच को ऐसा लगने लगता है कि इन फ्यूचर वो भी ब्रॉड्रिक नॉर्थमोर की ही तरह अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो सकता है, जिसके लिए वो एक प्रोग्राम रखता है जिसका नाम वो प्राइम कैंडिडेट प्रोग्राम रखता है। इस प्रोग्राम का मोटिव ऐसे लोगों को फाइंड करना था जो कि डायरेक्टर बनने के लिए कैपेबल हों। इस प्रोग्राम के अंदर 5 लोगों पर टेस्टिंग किया गया, P1, P2, P3, P4 और P5, बट पांचों में से कोई भी कैपेबल नहीं निकला। इसके बाद 2002 में
जेसी और डेलन नाम के दो बच्चों को उनके टाउन ऑर्डिनरी में एक स्लाइड प्रोजेक्टर मिला और यहाँ पर ये स्लाइड प्रोजेक्टर भी एक एल्टर्ड आइटम ही था। बट जेसी और डेलन इस प्रोजेक्टर की पावर से अनजान थे और उन्होंने खेल खेल में इस प्रोजेक्टर को यूज किया और ये स्लाइड प्रोजेक्टर यहाँ पर अपनी हर एक स्लाइड के साथ एक नई डायमेंशन में जाने का रास्ता खोल देता था, जिसके चलते दूसरी डायमेंशन के कई एंटिटीज हमारे वर्ल्ड में एंटर हो गए। और प्रोजेक्टर की 36th स्लाइड के साथ उन दोनों का सामना एक पोलारिस नाम की एंटिटी से हुआ और पोलारिस ने ही उस प्रोजेक्टर को शट डाउन करने में उन दोनों की हेल्प की, जिसके बाद जैसी 36th स्लाइड को छोड़कर बाकी सारी स्लाइड्स को जला देती है क्योंकि 36th स्लाइड में पोलारिस थी। जिसके बाद ब्यूरो के मेंबर्स वहां आए और वो प्रोजेक्टर के साथ साथ डेलन को भी ले गए, बट जैसी उनके हाथ से बच निकली। दूसरी तरफ डेलन प्राइम कैंडिडेट प्रोग्राम के लिए परफेक्ट साबित हुआ क्योंकि वो पोलारिस की पावर को पोजेस्ट करता था। बट यहाँ पर ब्यूरो की नजर जेसी पर भी थी क्योंकि अगर डेलन फेलियर साबित होता तो वो जेसी को इस कैंडिडेट प्रोग्राम के लिए यूज करते जो P6 और P7 कैंडिडेट्स थे। आगे चलकर डॉक्टर डार्लिंग ने और भी नए नए तरह के OOPs को डिस्कवर किया, जिसके बाद उन्होंने एक्सपेडिशन शुरू किया। इस प्रोसेस के दौरान वो एक टीम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 36 स्लाइड में भेजा करते थे जो कि उस प्रोजेक्टर का आखिरी स्लाइड था क्योंकि बाकी सभी स्लाइड्स को जेसी ने बचपन में ही जला दिया था और 36 स्लाइड के अंदर किसी भी तरह का कोई साउंड इफेक्ट नहीं था, वहां सिर्फ और सिर्फ एक वाइब्रेशन थी। एक्सपेडिशन के दौरान इन्हीं वाइब्रेशन को ट्रैक करने पर उन्हें वहां एक हाइड्रोन नाम का एंटिटी मिला और डॉक्टर डार्लिंग के मुताबिक हेड्रोन पोलारिस एंटिटी का ही एक पार्ट था। हेड्रोन यहाँ पर पोलारिस वेव्स को एम्पलीफाई करते हुए रेजोनेंस को ट्रांसमिट करता था। फिर कई साल बाद हम देखते हैं कि डेलन एक एजेंट को जान से मार देता है और डेलन की इसी हरकत के वजह से सिक्योरिटी हेड मार्शल उसे आइसोलेट कर देते हैं। इसी वजह से डेलन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने कई सारे और एजेंट्स को भी मार दिया और अब डेलन की हरकतों को बढ़ता देख मार्शल ने उसे सेल के अंदर बंद करवा दिया। और दूसरी तरफ डॉक्टर डार्लिंग को ऐसा लगता है कि हेड्रोन उनसे कुछ कहना चाहता है और इसी बीच डॉक्टर डार्लिंग अपने आप को हेड्रोन से एक्सपोज्ड करवाना चाहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हेड्रोन से हुए एक्सपोज्ड के बाद उनके ब्रेन की कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और अब डॉक्टर को ऐसा लगने लगता है कि एक नहीं बल्कि दो रेजोनेंस एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा रेजोनेंस वर्ल्ड के लिए खतरा है। रेजोनेंस इस गेम में बेसिकली वेव्स को कहा गया है जो कि 36th स्लाइड में एग्जिस्ट करती हैं और इसी बीच पोलारिस जेसी को इसी खतरे के बारे में इन्फॉर्म कर ओल्डेस्ट हाउस तक लेकर आता है, लेकिन जेसी के वहां तक पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि दूसरा रेजोनेंस लगातार डायरेक्टर ट्रेंच के माइंड को करप्ट करता रहा, जहां पर ट्रेंच को ऐसा लगने लगा कि हेड्रोन ही रियल थ्रेट है और दूसरा हॉस्टाइल रेजोनेंस फ्रेंडली है। और दूसरी तरफ डॉक्टर डार्लिंग ने हेड्रोन के नॉलेज की मदद से एक HRS बिल्ड किया, जहां पर ये HRS हाइड्रोन की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता था और दूसरी तरफ ट्रेंच को हॉस्टाइल रेजोनेंस ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और इसी रेजोनेंस के इन्फ्लुएंस में आकर ट्रेंच उस प्रोजेक्टर को ऑन कर देता है और उस स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू हिज नाम का एक एंटिटी हमारे वर्ल्ड में एंटर कर जाता है और इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज मारे जाते हैं। बट जिन लोगों ने डॉक्टर डार्लिंग का बनाया हुआ HRS सूट पहना हुआ था वो लोग सरवाइव कर जाते हैं, जिसके बाद ट्रेंच को अपने किए का पछतावा होता है कि हॉस्टाइल रेजोनेंस के कंट्रोल में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसके बाद ट्रेंच अपने ही सर्विस वेपन से अपने आप को शूट कर लेता है और इसी टाइम जैसी ओल्डेस्ट हाउस पहुंचती है जहां से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। ओल्ड हाउस में एंटर करने के बाद जैसी सबसे पहले वहां के केयरटेकर अहती से मिलती है, जिसके बाद जैसी डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचती है जहां पर उसे ट्रेंच की डेड बॉडी मिलती है क्योंकि ट्रेंच ने खुद को अपने सर्विस वेपन से शूट कर लिया था और जैसी उस रूम में पड़े सर्विस वेपन को उठाकर द बोर्ड और एस्टर्ड प्लेन से कनेक्ट हो जाती है। एस्टर्ड प्लेन एक ऐसी जगह है जो हमारी दुनिया
और दूसरी डायमेंशन के बीच एग्जिस्ट करती है और ये पूरी एक वाइट लोकेशन है। जिसके बाद जेसी उन एजेंट्स की हेल्प करती है जो कि डॉक्टर डार्लिंग के बनाए इस HRS की मदद से सरवाइव कर रहे हैं, जहां पर ये एजेंट्स ब्यूरो की डिफरेंट लोकेशन में फंसे हुए हैं और जो एजेंट्स इन शेल्टर्स को यूज नहीं कर पाए वो अभी भी हवा में ही लेविटेट कर रहे हैं। इसके बाद जेसी एमिली से मिलती है जो कि डॉक्टर डार्लिंग के बाद न्यू हेड ऑफ रिसर्चर है और यहाँ पर डॉक्टर डार्लिंग को हुआ क्या इस बारे में हमें पूरे गेम में कुछ नहीं बताया जाता और यहाँ पर जेसी इन एजेंट्स की हेल्प करती है, बट उसका असली मोटिव उसके भाई को छुड़ाना है। जिसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट ऑफ पावर के वजह से जेसी को स्पेशल पावर्स और एबिलिटीज मिलती हैं, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिसके बाद जेसी अपना मेन टारगेट एमिली को बताती है कि वो यहाँ पर अपने भाई डेलन को ढूंढने आई है, बट अनफॉर्चुनेटली एमिली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इस मामले में एमिली जेसी को हेड ऑफ सिक्योरिटी हेलेन मार्शल से बात करने को बोलती है, जहां पर मार्शल जेसी के सामने कंडीशन रखती है जिसके मुताबिक जेसी HRS डिवाइस फाइंड करने में हेलेन की हेल्प करती है और वादे के मुताबिक मार्शल जेसी को उसके भाई डेलन के बारे में बताती है, जहां पर वो बताती है कि जेसी और डेलन दोनों ही प्राइम कैंडिडेट प्रोग्राम के सब्जेक्ट हैं। और गाइज आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि डेलन ने एक के बाद एक एजेंट्स को मारना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से उसे कंटेनमेंट सेक्टर के एक सेल में बंद करके रखना पड़ा। इसके बाद जेसी कंटेनमेंट सेक्टर पहुंचती है बट वहां से डेलन भाग चुका होता है। जिसके बाद एमिली जेसी को बताती है कि डेलन सरेंडर कर चुका है और अब वो एग्जीक्यूटिव सेक्टर के अंदर है और एग्जीक्यूटिव सेक्टर वही जगह है जहां पर जेसी ने एमिली को रेस्क्यू कराया था। जिसके बाद जेसी एग्जीक्यूटिव सेक्टर की तरफ बढ़ती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि डेलन पहले से बिल्कुल बदल गया है और बहुत अजीब सी बातें कर रहा है। He can see you. This is not safe. और डेलन की इस हालत के पीछे सिर्फ दो ही लोग जिम्मेदार थे। पहला कि वो हिज के कंट्रोल में था और दूसरा वो ट्रीटमेंट्स जो ब्यूरो के द्वारा उस पर किए जा रहे थे। डेलन पोलारिस की पावर को पोजेस्ट करने के बाद भी प्राइम कैंडिडेट प्रोग्राम के लिए एक फेलियर सब्जेक्ट साबित हुआ और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के वजह से डेलन अपनी रियल आइडेंटिटी भी भूल जाता है और खुद को P6 मान लेता है। बट यहाँ पर डेलन के वजह से ही जेसी को स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में पता चलता है। और गाइस आप लोग को याद होगा कि ट्रेंच के इसी प्रोजेक्टर को ऑन करने के वजह से हिज हमारे वर्ल्ड में एंटर हुआ था। इसके बाद जेसी स्लाइड प्रोजेक्टर को ढूंढना शुरू कर देती है, जहां पर जेसी को एक वीडियो फुटेज मिलता है और ये फुटेज उस दिन का है जिस दिन डॉक्टर डार्लिंग और उनकी टीम ने हेड्रोन को डिस्कवर किया था। इस फुटेज के बाद जेसी को लगता है कि हेड्रोन ही पोलारिस है और पोलारिस जेसी की मदद कर सकता है। जिसके बाद वो हेड्रोन कंटेन चैम्बर की तरफ बढ़ती है और अनजाने में ही सही पर वोल्ट को ओपन कर बैठती है और वोल्ट खुलते ही हेड्रोन का एक्सपोजर हिज से हो जाता है और हेड्रोन अकेला ही था जिसने अब तक हिज को रोके रखा था। इस एक्सपोज्ड के बाद हेड्रोन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके बाद हिज की पावर और बढ़ जाती है और जेसी भी हिज के कंट्रोल में आ जाती है। जिसके बाद गेम की क्रेडिट स्क्रीन हमारे सामने आती है, लेकिन गेम खत्म नहीं होता। बहुत से लोग गेम को यहीं तक समझकर खत्म कर देते हैं, बट गेम इसके आगे से कंटिन्यू होता है। इसके बाद हम जेसी को एक जॉब करते हुए देखते हैं, बट दैट टाइम हम जेसी के माइंड में हैं और ये जॉब ये भी एक जेसी का ड्रीम ही है। गेम में आगे हम अपनी ही मदद करते हुए जेसी को बताते हैं कि वो हिज के कंट्रोल में है। जिसके बाद हिज अपना फाइनल रोल प्ले करता है, जहां पर हिज डेलन पर कंट्रोल कर जेसी को प्रोजेक्टर को शट डाउन करने से रोकता है, बट सक्सेसफुली जेसी प्रोजेक्टर को शट डाउन कर देती है। इसके बाद डेलन कोमा में चला जाता है और जेसी FBC की न्यू डायरेक्टर बनती है। इसी के साथ गेम की मेन स्टोरी भी एंड होती है।
सो गाइस, यही थी कंट्रोल गेम की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।